आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम देखें द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो हम देखते हैं खुशवंत सिंह कौन थे। वो एक इंडियन इंग्लिश राइटर थे, यानी कि वो भारतीय थे और अंग्रेज़ी में लिखा करते थे, और वो एक जर्नलिस्ट भी थे। देखिए, आपके बुक में ये बताया गया है कि उनका एक वीकली कॉलम आता था। वीकली कॉलम का मतलब कि वीकली आर्टिकल जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आया करता था, जिसका नाम था विथ मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल। मैं सच बताऊं तो मुझे इस आर्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा इसके विषय में। तो इनका जो ये आर्टिकल था विथ मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था। He is well known in Indian literary history as one of the finest historian and novelist. तो जो खुशवंत सिंह हैं वो भारतीय साहित्यिक इतिहास में उन्हें एक बहुत ही अच्छा इतिहासकार और एक उपन्यास कार के तौर पे जाना जाता है। यानी कि वो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स लिखते थे और एक अच्छे उपन्यासकार भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे। ए फोर्थ राइट पॉलिटिकल कमेंटेटर, यानी कि खुशवंत सिंह बेबाकी से जो राजनीतिक चीज़ें होती थी उसके ऊपर बेबाकी से बातें बोलते थे। फोर्थ राइट का मतलब होता है कि बेबाकी से अपने विचार को रखना। एन आउटस्टैंडिंग ऑब्जर्वर एंड अ क्रिटिक ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन है उसको वो बहुत ही गौर से ऑब्ज़र्व करते थे, उसकी समीक्षा करते थे और उसके ऊपर अपने विचार भी रखते थे। तो ये जो कहानी हमारे सामने है, इसमें खुशवंत सिंह अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। और बचपन के दिनों में कौन से दिन जब उन्होंने अपनी दादी के साथ समय बिताए, उसके बारे में वो इस पूरे चैप्टर में बताते हैं। तो चलिए हम इस यूनिट नंबर 1 का टेक्स्ट देखते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. राइटर यहाँ पे ये बताते हैं कि हर किसी की दादी जैसी होती है, ठीक उसी तरीके से उनकी दादी भी एक बुज़ुर्ग महिला थी, एक बूढ़ी महिला थी। और लगभग 20 सालों से, जब से राइटर ने अपनी दादी को देखा है, तब से लेकर आज तक उन्होंने अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा है। यानी कि उनकी दादी बूढ़ी थी और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, और राइटर ने हमेशा से अपनी दादी को बिल्कुल ऐसा ही देखा है। अब जाहिर सी बात है कि जब दादा दादी बनने के दिन आते हैं तब तक तो इंसान बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। तो जो उसके जो पोते या फिर पोतियाँ होंगी, तो वो जब भी अपने दादा दादी को देखेंगे तो वो हमेशा उन्हें बूढ़े ही नज़र आएंगे, वृद्ध ही नज़र आएंगे, उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ ही नज़र आएंगी। तो राइटर भी वही बात कह रहे हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. राइटर ये बताते हैं कि लोग उनकी दादी के बारे में ये कहते हैं, यानी कि राइटर की दादी के बारे में ये कहते हैं कि कभी किसी ज़माने में राइटर की जो दादी थी वो भी युवती थी, वो भी जवान थी और प्रिटी थी, सुंदर थी, और उनका एक हस्बैंड भी था। लेकिन राइटर को ये सब बातें सुनकर विश्वास नहीं होता है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस बात को मानना कि कभी उनकी दादी यंग थी, प्रिटी थी और उनके हस्बैंड भी थे। ये बात मानना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब यहाँ पे इससे पहले राइटर ने अपनी दादी के हस्बैंड के बारे में बात की। तो दादी का हस्बैंड यानी कि उनके दादाजी, तो अब वो यहाँ पे अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि उनके दादाजी की पोर्ट्रेट का मतलब कि उनकी फ़ोटो, उनके दादाजी की जो फ़ोटो है वो मैंटल पीस के ऊपर, ड्राइंग रूम में मैंटल पीस है, उसके ऊपर उनके दादाजी की फ़ोटो, पोर्ट्रेट दीवार पे टंगी हुई है। अब मैंटल पीस क्या होता है नहीं पता मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे चिमनी होती है ना,
तो चिमनी के चारों तरफ एक शेल्फ टाइप का बना होता है, उसी को कहते हैं मैंटल पीस। वैसे जब मैं एडिटिंग करूँगी उस वक्त मैं एक फ़ोटो डाल दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। आगे की लाइंस में राइटर अपने दादाजी की फ़ोटो जो टंगी हुई है उसमें उनके दादाजी किस तरीके के दिख रहे हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उनके दादाजी ने उस फ़ोटो में एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। उस पेंटिंग में राइटर के दादाजी की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी वाइट कलर की उजले रंग की दाढ़ियाँ हैं, क्योंकि वो बूढ़े होंगे उस फ़ोटो में, इसीलिए उजले रंग की दाढ़ी है। और वो जो दाढ़ी है वो इतनी घनी है, इतनी लंबी है कि उनके दादाजी का जो पूरा जो चेस्ट है उसको कवर अप कर रहा है। बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट पूरा चेस्ट उनका कवर अप है उस दाढ़ी से, उजले रंग की दाढ़ी से। और उस फ़ोटो में, उस पेंटिंग में राइटर के दादाजी लगभग 100 साल के लग रहे हैं, यानी कि वो इतने बूढ़े लग रहे थे। मानो कि कम से कम 100 साल के तो ज़रूर ही होंगे उस फ़ोटो में, उस पोर्ट्रेट में। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. राइटर ये बताते हैं कि उस पेंटिंग को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जो इंसान उस पेंटिंग में है, यानी कि जो राइटर के दादाजी उस पेंटिंग में हैं, उनको देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये जो इंसान उस पेंटिंग में है उसकी वाइफ या फिर बच्चे हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इस तरीके का इंसान वो नहीं लग रहे थे उस फ़ोटो में कि इसकी कोई वाइफ या फिर चिल्ड्रन होंगे। आप ही सोचो कि आप कई बार ना कुछ लोगों को आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा ना कि इस इंसान की शादी तो हो ही गई होगी और इसके बच्चे भी होंगे, 10 साल के होंगे या फिर 20 साल के होंगे, आप ऐसा अनुमान लगाते हो। ठीक उसी तरीके से जब उस पेंटिंग की तरफ देखा जाता है, उस पोर्ट्रेट की तरफ देखा जाता है जिसमें राइटर के दादाजी हैं, तो उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो जो इंसान उसमें है उसकी पत्नी हो सकती है या फिर बच्चे हो सकते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो जो इंसान उस पेंटिंग में है उसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, बहुत सारे पोते पोतियाँ, नाती नातिन, यही सब होंगे, ऐसा देखने में लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दादाजी हैं उस पोर्ट्रेट में, उस पेंटिंग के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं। तो ऐसे इंसान की जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा लग रहा हो, उसके पोते पोतियाँ, नाती नातिन, ऐसा ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके होंगे। यानी कि उनके दादाजी उस पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे, बहुत ही ज़्यादा बूढ़े दिख रहे थे। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. अब यहाँ पे वर्ड प्रिटी का इस्तेमाल किया गया है। मुझे यहीं पे मतलब मन कर रहा है कि मैं आपको प्रिटी और ब्यूटीफुल के बीच का अंतर बताऊँ, लेकिन आगे जब राइटर खुद इस बारे में बात करेंगे तब मैं अंतर बताऊँगी, तब शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो राइटर अब अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी दादी के बारे में ये सोचना कि वो कभी युवती थी और प्रिटी थी, ये सोचना ही बहुत ही रिवोल्टिंग है, रिबेलियस है। मतलब ये मानना ही नहीं जा सकता, राइटर मान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को 20 साल से वैसा का वैसा ही देखा है, एकदम बूढ़ा, चेहरे पे रिंकल्स। तो ये बात सोचना कि कभी उनकी दादी बहुत ही यंग थी, प्रिटी थी, तो ये थॉट बहुत ही ज़्यादा रिवोल्टिंग है उनके दिमाग में। वो ऐसा सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हुआ होगा, ऐसा कभी वो होंगी, यंग होंगी, प्रिटी होंगी, ऐसा वो सोच ही नहीं पा रहे। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। राइटर की दादी उन्हें अक्सर बताया करती थी कि जब वो छोटी थी तो बचपन में वो कौन कौन से खेल खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Absurd का मतलब होता है इलॉजिकल बात, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, बेतुका बात,
अनडिग्निफाइड का मतलब आपके बुक में दिया गया है नॉट रिस्पेक्टेबल। नॉट रिस्पेक्टेबल का मतलब कि जो चीज़ फिट ना हो रही हो, अनफिट, यानी अशोभनीय। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि राइटर ने तो हमेशा अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा है। उन्होंने देखा है कि उनकी दादी कितनी बूढ़ी हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं। तो दादी जब ये बात बताती थी कि वो बचपन में खेल खेला करती थी, अलग अलग तरह के खेल के बारे में बताती थी, तो ये बात उनको पचती नहीं थी। राइटर ये सोचते थे कि तो बड़ा बेतुका बात है, दादी कैसे छोटी हो सकती हैं और खेल खेला करती होंगी। दादी तो कितनी बूढ़ी हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स है, मैंने हमेशा से उनको ऐसे ही देखा है, वो कैसे छोटी हो सकती हैं। और ये बात तो दादी के ऊपर फिट भी नहीं हो रही है, अनडिग्निफाइड है, यानी कि फ़िट नहीं हो रही है, अशोभनीय है दादी के ऊपर। दादी कैसे छोटी हो सकती हैं, दादी तो एकदम बूढ़ी हैं और ये बता रही हैं कि कभी छोटी होंगी। तो ये बात उनके ऊपर फिट नहीं हो रही है, अनफिट है उनके लिए, उनके ऊपर शोभा नहीं दे रही है ये बात। इसीलिए जब भी दादी ये बताया करती थी कि वो बचपन में कौन कौन से खेल खेला करती थी, तो राइटर उन बातों को एक फेबल की तरह लेते थे। फेबल का मतलब होता है काल्पनिक कहानी, किस्सा। और दादी अक्सर राइटर को काल्पनिक कहानियाँ सुनाया करती थी प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स मतलब कि जो संत महात्मा होते थे उनकी कहानियाँ सुनाया करती थी। आपने भी बचपन में सुना होगा ना कि कोई संत और महात्मा थे, तो उनको किसी ने गुस्सा दिला दिया, तो उन्होंने अपने कमंडल से पानी उठाया और किसी के ऊपर फेंका और उनको श्राप दे दिया और श्राप लग भी गया। ऐसा सच में नहीं होता है ना, काश होता, मजाक कर रही हूँ। तो जब संत महात्मा की कहानियाँ दादी राइटर को सुनाती होंगी, तो राइटर ये बात तो समझ गए कि वो संत महात्मा की जो कहानी है वो काल्पनिक कहानी है, क्योंकि ऐसा सच में नहीं होता है। तो काल्पनिक चीज़ वही होती है ना जो आप देखते हो कि सच में ऐसा नहीं होता, हमारे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो आप उसको काल्पनिक कह देते हो। तो राइटर को ये बात समझ में आ रही थी कि जो संत महात्मा की कहानी दादी सुना रही हैं वो काल्पनिक कहानी है, किस्से के तौर पे वो सुन लेते थे। तो जब दादी अपने बचपन के बारे में बताती थी कि वो बचपन में ऐसे ऐसे खेल खेला करती थी, तो राइटर उसको भी काल्पनिक कहानी के तौर पे ले लेते थे कि दादी तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि वो छोटी होंगी, छोटे में वो खेल खेला करती होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दादी को मैंने हमेशा से देखा है, दादी इतनी बूढ़ी हैं, वो कैसे छोटी हो सकती है। तो वो दादी की जो बचपन की कहानियाँ थी उसको भी वो काल्पनिक कहानी के तौर पे लेते थे। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। राइटर ये बताते हैं कि उन्होंने जब से अपनी दादी को देखा है, उन्होंने यही देखा कि उनकी दादी छोटी सी है, मतलब उनकी हाइट छोटी सी है, थोड़ी सी हेल्दी है उनकी दादी, हेल्दी यानी कि फ़ैट है थोड़ी सी, और हल्की सी बेंड है, यानी कि हल्की सी झुकी हुई है, बुढ़ापे की वजह से कमर थोड़ी सी झुक जाती है। तो हमेशा से राइटर ने अपनी दादी को ऐसा ही देखा है। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका जो चेहरा था, उनके चेहरे पे पूरी तरीके से झुर्रियाँ थी, आड़ी तिरछी, क्रिस क्रॉस यानी कि आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थी, और जो यहाँ से वहाँ उनके पूरे चेहरे के ऊपर थी। ठीक है। No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. राइटर फिर से वही बात बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पूरी तरीके से श्योर हैं, सर्टेन हैं कि दादी हमेशा से ऐसी ही हैं जैसे हमने उनको देखा है 20 सालों से। दादी हमेशा ऐसी ही थी, ना वो छोटी थी ना ही वो कभी यंग थी, वो ऐसी ही थी जैसे हमें दिख रही हैं। दादी एकदम बूढ़ी थी, अभी बूढ़ी हैं और हमेशा से बूढ़ी थी, और इतनी बूढ़ी हैं, वो इतनी बूढ़ी हैं कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती। वो 20 सालों से बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही दिख रही हैं, वो इसी उम्र की हैं, मतलब जिस उम्र की अभी वो दिख रही हैं 20 सालों से वो इतनी ही उम्र की हैं, मतलब इससे ज़्यादा वो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती। ये अंतिम स्टेज है बूढ़ा होने का, इससे ज़्यादा इंसान बूढ़ा हो ही नहीं सकता। और मेरी दादी, यानी कि राइटर अपनी दादी के बारे में कह रहे कि मेरी दादी हमेशा से ऐसी ही थी। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी।
बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। बहुत ही सुंदर लाइन है। यहाँ पे प्रिटी और ब्यूटीफुल का अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप सोचो कि आपके पास दो केक हैं, आपके सामने दो केक रखे हुए हैं। एक केक उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सुंदर डिज़ाइन बनाए गए हैं और दूसरा केक है जो एकदम सिंपल है, उसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए नहीं हैं। लेकिन जो पहला केक है उसके ऊपर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे सा डेकोरेशन किया गया है। तो अब आप बताओ कि जो पहला केक है वो आपको प्रिटी लगेगा या फिर दूसरा वाला केक? आपको पहला वाला केक प्रिटी लगेगा। तो प्रिटी का मतलब हुआ कि यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड द फर्स्ट केक। क्यों? क्योंकि उसका बाहरी अपीयरेंस बहुत ही अच्छा है, डेकोरेटिव है। देखने ही से वो अपनी तरफ खींच रहा है आपको। आप जैसे ही उसकी तरफ देख रहे हो वो केक आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो आप पहले केक को प्रिटी समझ रहे हो और दूसरा केक आपको प्रिटी नहीं लग रहा है। फिर बारी आई केक को खाने की। तो आपने जो पहला केक था जो आपको बहुत ही प्रिटी नज़र आ रहा था, आपने उसको खाया, लेकिन आपको उसका जो स्वाद था वो बहुत ही बेकार लगा। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि जो केक आपको बाहर से प्रिटी लग रहा था तो वो अब आपको अंदर से अच्छा नहीं लगा, उसको खाने में आपको अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए अब वो केक आपके लिए ब्यूटीफुल केक नहीं रहा। वो बाहर से भले ही प्रिटी था, लेकिन अब क्योंकि आपने उसके अंदर के चीज़ को जान लिया कि वो बहुत ही बेकार केक है, तो अब ना आपको वो प्रिटी लग रहा है और ब्यूटीफुल तो वो था ही नहीं, वो केक ब्यूटीफुल था ही नहीं। दूसरा केक जो बहुत ही सिंपल नज़र आ रहा था, आपने फिर उसको चखा और वो आपको बहुत ही ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा लगा। तो अब जो दूसरा केक था, भले ही वो बाहर से प्रिटी नहीं था, बाहर से देखने में वो प्रिटी नहीं था, लेकिन आपने जैसे ही उसको खाया तो अब वो केक भले ही वो प्रिटी हो या ना हो, लेकिन अब वो ओवरऑल पूरा अंदर बाहर दोनों से आपको ब्यूटीफुल लगने लगा, सुंदर लगने लगा। आपने उसको खाया तो आपको वो खाने में तो सुंदर लगा ही, अब वो देखने में भी आपको सुंदर लगने लगा। ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी इंसान को जान लेते हो, भले ही वो पहली नज़र में आपको प्रिटी नहीं लग रहा हो, बाहर से प्रिटी ना नज़र आ रहा हो, अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन जब आप उस इंसान को जान लेते हो और उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, तब वो इंसान अंदर से तो ब्यूटीफुल था ही। आपने ये बात जान ली कि वो अंदर से ब्यूटीफुल है, अब वो इंसान आपको बाहर से भी ब्यूटीफुल लगने लगा। यही अंतर होता है प्रिटी और ब्यूटीफुल में। प्रिटी मतलब आप समझो बहुत ही छोटा सा वर्ड है, ठीक है, और ब्यूटीफुल बहुत ही बड़ा सा वर्ड है। मतलब वो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा मीनिंग कैरी करता है ब्यूटीफुल। प्रिटी स्मॉल सेंस में, मतलब बाहरी अपीयरेंस के लिए आप प्रिटी इस्तेमाल करते हो, लेकिन ब्यूटीफुल अंदर बाहर दोनों के लिए है। जब इंसान आपको अंदर से अच्छा लगने लगता है तो वो बाहर से भी आपको अच्छा दिखने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर भी वही बात है। भले ही कोई पहली नज़र में राइटर की दादी की तरफ देखे तो वो ये कहेगा कि दादी प्रिटी नहीं है, लेकिन राइटर ये कह रहे हैं भले ही दादी प्रिटी नहीं हो, लेकिन वो ब्यूटीफुल है और हमेशा से ब्यूटीफुल थी, क्योंकि राइटर ने अपनी दादी को अच्छे से जान रखा है, उन्होंने अपनी दादी के साथ समय बिताया है, तो वो अपनी दादी के बारे में जानते हैं कि वो कितनी अच्छी इंसान है। और जब आप ये जान लेते हो कि एक इंसान अंदर से इतना खूबसूरत है तो वो बाहर से भी आपको उतना ही खूबसूरत लगने लगता है। तो आगे की लाइन्स जब आप पढ़ोगे ना, अभी आगे की लाइन्स में आपको बताऊंगी, तो आप उसमें देखोगे कि राइटर ने अपनी दादी का जो बाहरी अपीयरेंस है उसको कितनी सुंदरता के साथ बताया है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि राइटर ये जान चुके हैं कि उनकी दादी अंदर से तो सुंदर थी ही, वो बाहर से भी सुंदर थी, क्योंकि राइटर अपनी दादी को अच्छे से समझते थे, जानते थे, वो क्या क्या करती थी ये सब भी जानते थे, वो कितनी अच्छी महिला थी वो भी ये जानते थे। इसीलिए ना ही सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी राइटर की नज़रों में, और वो इस चीज़ को आगे आपको बताएंगे। She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her rosary. हॉबल का मतलब हुआ लड़खड़ा के चलना।
स्पॉटलेस वाइट का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो राइटर की दादी थी वो पूरी तरीके से सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती थी, जिसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन नहीं होता था, स्पॉटलेस रहता था, पूरी तरीके से सफ़ेद साड़ी। स्टूप का मतलब होता है झुका होना। तो राइटर की जो दादी थी वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, तो उनकी जो कमर थी वो थोड़ी झुकी हुई थी। और बीड्स का मतलब होता है छोटे छोटे मोती, और रोज़री का मतलब होता है माला। तो टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोज़री, इसका मतलब आप समझिए, आपने देखा होगा कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अक्सर अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला रखते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि जो उनकी दादी थी रुद्राक्ष की माला लेकर उसको गिनते हैं ना। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बुज़ुर्ग रुद्राक्ष की माला लेकर उसको गिनते हैं और अपने मन में या फिर धीरे धीरे जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि उनकी दादी घर में यहाँ से वहाँ अपनी सफ़ेद रंग की साड़ी में घर में यहाँ से वहाँ लड़खड़ाते हुए चलती थी। उनका एक हाथ उनकी कमर पे रहता था ताकि उनका जो कमर का झुकाव है वो झुकी हुई थी उसको वो बैलेंस कर सके यानी कि अपने कमर को थोड़ा सा सपोर्ट दे सके, इसीलिए वो उनका एक हाथ उनके कमर पे रहता था और दूसरे हाथ में वो रुद्राक्ष की माला रखती थी और हमेशा जाप करती रहती थी। यानी कि उनकी दादी बहुत ही रिलीजियस पर्सन थी। आगे राइटर कहते हैं, हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर अनटाइडली over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। यहाँ पे लॉक्स सर के बालों के लिए इस्तेमाल हुआ है। स्कैटर का मतलब होता है पूरी तरीके से बिखरा हुआ। अनटाइडली का मतलब होता है कि जो चीज़ अच्छे से अरेंज ना हो। तो उनकी दादी के जो बाल थे वो ठीक से उन्होंने बनाए नहीं होंगे, अरेंज नहीं किए होंगे, इसी वजह से वो बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड थे। ठीक है। और पकड़ का मतलब होता है कि सिकुड़ा हुआ चेहरा, झुर्रियों की वजह से जो चेहरा सिकुड़ जाता है उसको पकड़ कहते हैं, पकड़ फेस। और इनऑडिबल का मतलब तो आप समझते होंगे कि जो चीज़ आपको सुनाई नहीं दे रही हो। और कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनकी दादी के जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे और वो सिल्वर कलर के बाल उनके चेहरे के ऊपर बिखरे हुए रहते थे। उनके कैसे चेहरे के ऊपर, उनके पीले चेहरे के ऊपर पकड़ फेस, यानी कि उनके झुर्रियों से भरे हुए चेहरे के ऊपर जो बाल थे, सिल्वर कलर के जो बाल थे वो बिखरे होते थे। और उनके जो होंठ थे, उनकी दादी के जो होंठ थे वो हमेशा मूव करते रहते थे। और मूव क्यों करते रहते थे? क्योंकि उनकी दादी हमेशा धीरे धीरे, मतलब वो सुनाई नहीं देता था, जो भी वो बोल रही हैं वो सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो जो भी प्रार्थनाएं बोलती रहती थी, जो भी वो उपासना करती थी, उसकी वजह से उनके जो होंठ थे हमेशा हिलते रहते थे। और अगले ही लाइन में राइटर ने ये लिखा कि हाँ, वो ब्यूटीफुल थी, वो सुंदर थी। तो मैंने आपको बताया ना कि राइटर उन्होंने पहले ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनकी दादी प्रिटी नहीं थी, यानी कि वो अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। यानी कि राइटर अपनी दादी को जानते थे कि वो बहुत ही अच्छी महिला है, उनकी क्वालिटीज़ को वो जानते थे। इसीलिए वो जानते थे कि उनकी दादी अंदर से, मन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसीलिए राइटर की नज़रों में उनकी दादी उनके लिए बाहर से भी उतनी ही खूबसूरत नज़र आती थी। और अपनी दादी की जो बाहरी खूबसूरती है उसको बताने के लिए राइटर ने इससे पहले ये कहा था कि उनकी दादी यहाँ से वहाँ सफ़ेद साड़ी पहनकर घर में घूमती है, उन्होंने कहा था ना। और उनकी हाथों में रुद्राक्ष की माला रहती है, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी दादी बहुत ही रिलीजियस पर्सन थी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दादी हमेशा प्रार्थना करती रहती थी, उनके होंठ हमेशा मूव करते रहते थे, यानी कि उनकी दादी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और उन्होंने उनके बाहरी अपीयरेंस के बारे में ये भी कहा कि उनकी दादी के जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे। अब आप वर्ड देख रहे हो, उन्होंने सिल्वर लिखा, वो ये भी लिख सकते थे कि ग्रे उन्होंने नहीं लिखा। ग्रे यानी कि पके हुए बाल थे, नहीं, उनके बाल जो थे वो पके हुए ज़रूर थे लेकिन वो सिल्वर थे। सिल्वर यानी कि चमकदार बाल थे, यानी कि उनकी दादी सुंदर थी,
बाहर से भी उतनी ही सुंदर थी। और इसीलिए उन्होंने अगले ही लाइन में लिखा, यस शी वॉज ब्यूटीफुल। वो इस बात के ऊपर एम्फसाइज करना चाहते हैं कि उनकी दादी अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत थी। और उनकी उसी बाहरी खूबसूरती को राइटर ने इन लाइंस में बताया है। और आगे वो फिर से कहते हैं, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। इन लाइंस में राइटर ने अपनी दादी के ना ही सिर्फ बाहरी बल्कि भीतरी खूबसूरती दोनों के बारे में बताया है। और अपनी दादी के बाहरी और भीतरी दोनों खूबसूरती को बताने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है विंटर लैंडस्केप का। उन्होंने कहा है कि पर्वत पे जो विंटर लैंडस्केप दिखते हैं, लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक भूदृश्य। तो जो सर्दी के मौसम में माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो विंटर लैंडस्केप दिखता है, उसकी तुलना राइटर ने अपनी दादी से की है कि उनकी दादी भी बिल्कुल वैसी ही थी। यहाँ पे वर्ड है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो पूरी तरीके से फैली हुई हो, फैलाव हो जिसका, वो पूरी तरीके से विस्तृत हो, उसको कहते हैं एक्सपेंस। सेरेनिटी का मतलब होता है कामनेस, यानी कि आप समझो कि शांति, स्थिरता का जो स्टेट होता है उसको कहते हैं सेरेनिटी। शांतिपूर्ण वातावरण आप कह लो। और कंटेनमेंट का मतलब होता है कि जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो पूरी तरीके से, जब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी डिज़ायर नहीं होती, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती, लालसा नहीं होती, तो आपको कहा जाता है कि आप कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि की स्थिति में पहुंच चुके हो, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, उसी को कहते हैं कंटेंटमेंट। अब हम आते हैं विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स के ऊपर। तो जो आप विंटर लैंडस्केप देखते हो पहाड़ों के ऊपर, तो वो कैसा दिखता है? आपको चारों तरफ स्नो ही स्नो, बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आते हैं। और वो सफ़ेद बर्फ़ पूरी चारों तरफ ढकी हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जो धरती है वो पूरी तरीके से सफ़ेद है। तो अब आप सोचो कि दादी के बारे में क्या कहा था राइटर ने। राइटर ने कहा था कि दादी भी सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, और उनके बाल भी सिल्वर हैं, यानी कि चमकदार है ये, और सफ़ेद भी हैं और चमकदार भी हैं। तो जो स्नो होता है, विंटर लैंडस्केप जब आप देखते हो, तो जो स्नो होता है वो भी तो वाइट होता है, वो भी सुंदर होता है, और जो स्नो होता है वो चमकदार भी होता है। तो इसीलिए दादी भी उसी विंटर लैंडस्केप की तरह है। दादी भी पूरा वाइट एकदम कपड़े पहने रहती हैं, और उनकी वाइट बाल भी हैं, चमकदार बाल हैं, और वैसा ही सुंदर विंटर लैंडस्केप भी होता है। तो दादी उसी विंटर लैंडस्केप जो आप पहाड़ों के ऊपर देखते हो वैसी ही है, वैसी ही खूबसूरत है। तो ये तो बात हो गई दादी की बाहरी खूबसूरती का कंपैरिजन करना। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, जब आप पहाड़ों के ऊपर जाते हो, विंटर लैंडस्केप देखते हो पहाड़ों के ऊपर, तो आपको दूसरी चीज़ क्या नज़र आती है? आपको वहाँ पे जो बर्फ़ पूरी तरीके से फैली हुई है वो बिल्कुल शांत नज़र आती है, स्थिर नज़र आती है, और आपको लगता है कि ये जो बर्फ़ है पूरी तरीके से शांत है, इसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये बर्फ़ अपने आप में सेटिस्फाइड है। ठीक उसी तरीके से राइटर की दादी भी थी, और ये उनकी भीतरी जो ब्यूटी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि दादी उसी विंटर लैंडस्केप के स्नो की तरह बिल्कुल प्योर वाइट थी और शांत थी। जैसे जो सफ़ेद स्नो पूरी तरीके से फैला होता है, शांतिपूर्ण तरीके से फैला होता है, ठीक उसी तरीके से दादी को भी देखकर ऐसा लगता है कि दादी के अंदर, या फिर हम कह लें दादी अपने आप में एक शांति की प्रतीक है।
जो अपने अंदर क्या समाये हुए हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि दादी शांति की मूरत है, जो अपने अंदर क्या समा कर रखा हुआ है उन्होंने अपने अंदर शांति, पीस वो समा के रखा है। कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फैक्शन समा के रखा है। वो पूरी तरीके से शांत व्यक्तित्व हैं। जिस तरीके से आप विंटर लैंडस्केप देखते हो और आप देखते हो कि जो स्नो है वो एकदम शांत है, स्थिर है और उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक उसी तरीके से दादी भी है। दादी भी फुल ऑफ कंटेनमेंट है, पीसफुल है और बाहर से तो वो दिखती ही हैं विंटर लैंडस्केप की तरह। सफ़ेद साड़ी पहनना, उनके बाल सफ़ेद और चमकदार होना, तो इन सभी लाइंस में राइटर ने अपनी दादी की बाहरी खूबसूरती को और भीतरी खूबसूरती को दोनों को बताया है।